हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आई होप everyone's जोश is very high. So let's begin this class with the same energy and same intensity. So बच्चों, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, देन हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लास्ट में पावर के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से इसका रिवीजन फिनिश करेंगे। कुछ अलग अलग न्यूमरस टॉपिक्स भी देखेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। भाई अलग अलग अप्लायंसेज होते हैं, उनके अंदर एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, तो इन सब डाटा के साथ हम इस चैप्टर को फटाफट से फिनिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्क होने वाला है। तो यार वर्क होता क्या है, ठीक है। तो भाई इसको हम फॉर्मूले समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई वर्क का जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो F मल्टीप्लाई बाय S होता है। क्लियर है। तो आइए इसके साथ में एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो भाई ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसे पुश करना स्टार्ट किया, F फोर्स से पुश किया। तो यार मुझे बताओ कि यार जैसे हम यहाँ पे F फोर्स लगाएंगे पीछे से, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा थोड़ा सा आगे तो आ ही जाएगा। अब जब ये आगे आया तो इसने कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, और डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो गया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वो कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वर्क डन कह देते हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन, क्या जो यहाँ पे हमने वर्क डन किया है ये हमने हॉरिजॉन्टली किया है, वर्टिकली किया है, या फिर हमने किसी सर्टेन एंगल पे किया है। तो यार यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपने तो ऐसे पुश किया था, तो आपका वर्क डन कैसा है, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। लेकिन क्या सर वर्टिकल वर्क डन हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। यार वर्टिकल वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये आया कैसे, तो भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय S हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी यार आप ऐसे मूव कर रहे हो, लिफ्ट में खड़े होते हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो लिफ्ट तो आपके मास को कैरी कर रही है। ओके यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे रोल प्ले करेगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने ग्रेविटेशन में, यस सर। और साथ में हमने ये भी देखा था उसी चैप्टर में कि जो आपका डिस्टेंस होता है जब भी आप ऊपर की तरफ मूव करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H में कन्वर्ट हो जाता है। तो F का फॉर्मूला होता है M मल्टीप्लाई बाय A, और A यहाँ पे G में कन्वर्ट होगा और S आपका H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये सेकंड फॉर्मूला जब हम वर्टिकल मूव कर रहे होंगे, वर्टिकल फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। अभी कि सर हमने तो हॉरिजॉन्टली देख लिया, हमने वर्टिकली देख लिया, सर अगर किसी सर्टेन एंगल की बात करें, सर किसी सर्टेन एंगल की बात करें तो सर उस टाइम पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय S। ये आपको थर्ड फॉर्मूला याद रखना है। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, आइए बात कर लेते हैं। यार आप लोग बसेस में ट्रैवल करते हो, आप लोग फ्लाइट्स में जाते होगे, आप लोग ट्रेन्स में ट्रैवल करते होगे, तो आप लोग एक ट्रॉली बैग अपने साथ में लेके चलते हो ना, ऐसे करके पूरा ट्रॉली बैग रहता है, चल मस्त आराम से ले जाते हो सामान को रख के। तो यार जो ट्रॉली बैग है ये ग्राउंड से एक सर्टेन एंगल नहीं बना रहा, कितना एंगल बना रहा है, उसी को हमने कह दिया थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो भाई कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, और 30 डिग्री की आपकी वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 हो जाती है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, कॉस 60 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 हो जाती है, एंड 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये कुछ 5 वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई एंगल बनाता है आपका बॉडी ग्राउंड के साथ में, तो आपको एग्जामिनर वहाँ पे दे देगा अलग से लिखकर। क्लियर है, चलें आगे। ओके बच्चा, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में। सर कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क डन के आपके 3 टाइप होने वाले हैं। भाई फर्स्ट आपका वर्क डन का टाइप होता है पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड आपका होता है नेगेटिव वर्क डन, एंड द लास्ट वन इज ज़ीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कैसे है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यार ये मस्त हमारी फुटबॉल आज ही हम लेके आए थे, ठीक है।
और यहाँ पे आप मस्त खड़े हुए हैं, आपने इसे स्ट्राइक किया, बेसिकली आपने किक किया, तो बॉल कहाँ की तरफ जाएगी, बॉल ऐसे जाएगी सीधी सीधी, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा मोशन का डायरेक्शन है, ये वाला। ओके सर, फोर्स मैंने इसी डायरेक्शन में लगाया। ओके, तो मैंने ये कह दिया कि भाई फोर्स का डायरेक्शन भी यही वाला है। तो भाई जब भी हम पॉजिटिव वर्क डन की बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मोशन और उसके साथ में फोर्स, इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। जब जब मोशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा हम कह देंगे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। क्लियर है इतना। आइए नेगेटिव वर्क डन के बारे में बात करते हैं। यार फुटबॉल आपने अभी स्ट्राइक किया, ठीक है, लेकिन फुटबॉल एक मूवमेंट के बाद जाके से गोल 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 घूमती हुई एक मूवमेंट पे आके रुक जाएगी। रुकी क्यों? बिकॉज सर मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा था। रुकी इस वजह से क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। याद आया? तो भाई यहाँ पे फोर्स और मोशन का डायरेक्शन कैसा हो गया, तो यहाँ पे फोर्स और मोशन का डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, तो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके चलिए अभी आते हैं जीरो वर्क डन। बच्चा आप लोगों को याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उस टाइम पर वो कैसा वर्क डन कर रहा होगा, जीरो वर्क डन कर रहा होगा। चलिए जीरो वर्क डन का एक और केस देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है कि यार हमने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 डिग्री पे क्या होती है, तो आपने कहा सर जीरो होती है, अभी पढ़ के आए हैं। तो यार अगर आप ऐसे करके खड़े हुए हो और आपने सर पे अपना सामान रख लिया तो आप कितना भी मूव कर लीजिए, आगे पीछे गोल गोल घूम लीजिए, आपका ग्राउंड से एंगल क्या बनेगा, सामान का 90 डिग्री बनेगा। तो जब भी आप कॉस 90 डिग्री रखोगे तो आपका वैल्यू वर्क डन का ऑलवेज ज़ीरो आ जाएगा। सर यहाँ पर आप ये भी बता दीजिए कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो वर्क डन की यूनिट होती है भैया जूल। क्लियर है? जूल इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन, सर वर्क डन कैसी यूनिट है, स्केलर और वेक्टर, तो याद होनी चाहिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? चलें आगे। ओके बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। यार एनर्जी बड़ी सही चीज़ है। एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। यार कोई इंसान ज़्यादा काम कर ले, ज़्यादा सक्षम है काम को करने के लिए, तो यार हम कह देंगे उसकी एनर्जी है हाई। लेकिन कोई इंसान बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा, बहुत लो एनर्जी है, तो भाई उस कह देंगे हम कि यार इसके अंदर दम नहीं है इतना, यार बहुत बेकार, मतलब बिल्कुल ऐसा लो एनर्जी है, यार लेजी टाइप ऑफ पर्सन है। तो यार इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यार तो आपको यहाँ पे दो लोग देखने के लिए मिल रहे होंगे। इस इंसान को देखो, देखने से ही लग रहा है ना कि भाई कितना ज़्यादा एनर्जी है। अगर इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो काम ज़्यादा कर पाएगा कम कर पाएगा? आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा काम कर लगा है सर ये, ठीक है, एक्टिव लग रहा है सर, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम होगी तो आप वर्क कर पाओगे, आप बहुत कम वर्क कर पाओगे। तो सिंपल सा टर्मिनोलॉजी यही थी कि भाई एनर्जी क्या है कि आप कितना काम करने में सक्षम हो, आप कितना काम करने में एबल हो। अगर आप ज़्यादा काम कर पा रहे हो मीन्स यू हैव हाई एनर्जी, अगर आप कम काम कर पा रहे हो देन यू हैव लो एनर्जी। क्लियर है इतना? ओके चलिए अभी बच्चा एनर्जी के साथ में ना उसके कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक। टाइप्स में हम देखेंगे अभी, जैसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक, जनरली टाइप्स ऑफ एनर्जी है ये। यहाँ पे वेव एनर्जी है, हीट एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी। इसके साथ में भी कुछ एनर्जीज होती हैं, जैसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। तो इन सारी एनर्जीज की हम बात करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि जो एनर्जी है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो बच्चा एनर्जी ऑलवेज तुम्हारा जूल में मेज़र की जाती है, सेम लाइक वर्क डन। इतना क्लियर रहेगा?
ओके सर, एनर्जी की सर ऐसा यूनिट तो जूल है, ये कैसी यूनिट होगी? तो इट इज़ अ स्केलर यूनिट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए यार यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे फर्स्ट जो हमें याद रखना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चा? एक ऐसी एनर्जी कि जब भी आप मोशन में आओगे, जब भी आपकी बॉडी मोशन में आएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। क्लियर है? चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 mv²। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। इतना याद रहेगा आप लोगों को? इतना याद रहेगा? ओके, आइए सेकंड है हमारा अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो भाई इसके टाइप से समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्या जब भी आप किसी भी चीज़ का लोकेशन चेंज करोगे, लोकेशन में भी स्पेसिफिकली हाइट चेंज करोगे, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज करते हो तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। फॉर एग्जांपल, यार ये घर पे हमारी टेबल है, ठीक है, जिस पे हम बैठ के डेली पढ़ते हैं। कोई सामान यहाँ रखा हुआ था, एक बुक रखी हुई थी, आपने बुक उठा के यहाँ पे रख दी, तो इस बुक के अंदर अब कौन सी एनर्जी आ गई? इसके अंदर आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर है? लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर बॉडी का शेप चेंज करने की कोशिश करते हो। तो भाई जैसे ही आपने शेप चेंज किया तो उसके अंदर आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैटापल्ट। ठीक है, चलिए अभी काइनेटिक एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी ये रही, और इसके साथ में थर्ड आपका आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? ये कहता है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। कि भैया अगर किसी बॉडी में एक टाइम पर काइनेटिक एनर्जी भी है और सेम टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो उसे हम क्या कह देंगे? काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। और इन तीनों एनर्जी का जो डाटा निकल के आएगा, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा, उसका यूनिट क्या होने वाला है? उसका यूनिट सेम लाइक एनर्जी जूल ही होने वाला है। आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए बच्चा, देन आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक पावर होने वाला है। भाई पावर को भी अगेन हम फॉर्मूले समझेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। कि भैया आपने कितना काम किया है और उसको करने के लिए आपने कितना टाइम लिया है। क्लियर है? वो आपकी पावर है। अब मैं कहूँ कि भैया इस इंसान के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, तो आप क्या कह दोगे कि यार काम करने में ज़्यादा टाइम लेगा, कम टाइम लेगा? तो आप कहोगे सर कम टाइम लेगा। कैसे कह दिया आपने? तो यार यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, लेकिन ये तो पावर के इक्वल है। और पावर और टाइम का रिलेशन क्या है? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर कोई बंदा कम टाइम ले रहा है तो पावर कैसी है? ज़्यादा है। अगर कोई बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो पावर कैसी है? कम है। क्लियर है? ओके भाई, पावर का एक और फॉर्मूला होता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो काइंड ऑफ चीज़ें सेम ही है वो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम कह देते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्लियर है? और एनर्जी को किससे डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है, डिवाइड बाय टी आ जाएगा। तो भाई पावर इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय टी। क्लियर है? अभी पावर की यूनिट क्या होती है सर? तो भैया पावर की यूनिट होती है आपकी वाट। क्लियर है? अभी पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ओके, तो भाई यहाँ पे आपका 1 वाट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 जूल पर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 वाट। तो आप कहोगे कि जब हमने 1 सेकंड के अंदर 1 जूल वर्क किया तो उसे हमने क्या कह दिया? 1 वाट कह दिया। इतना क्लियर रहेगा आप सभी को? इतना क्लियर रहेगा? ओके, चलिए
देन आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर बच्चा हमें देखना है कमर्शियल यूनिट, इसी के अंदर हमें देखना है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई आपको पता है जब हम बिजली का बिल लेने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि यार इतने यूनिट, कि भाई किसी के घर में 100 यूनिट बिजली का बिल आया, किसी के घर में भाई 200 यूनिट बिजली का बिल आया। तो यूनिट क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। और जो ये 1 किलोवाट आवर है ना, ये किलोवाट आवर यही है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है, जो कि हम ट्रेडिंग पर्पस से इस्तेमाल करते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में हम इसे किलोवाट आवर कह देते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अभी बच्चा कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। देन 1 मेगावाट is equals to 10 to the power 6 watts. Then 1 horsepower is equals to 746 watts. And the last and the most important 1 kilowatt hour 3.6 multiply by 10 to the power 6 watts. इतना क्लियर रहेगा आप लोगों को? ओके, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आपको याद रखना है कि जब भी भाई वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब भी आपका वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो उसे आप क्या कह देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब उसने अपना काइंड ऑफ थोड़ा सा रूप चेंज कर लिया है। अब कैसे चेंज किया है तो उसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉल, आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपने ऐसे बॉल पकड़ी हुई थी यार। इस मूवमेंट पे जैसे ही आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आई, मोशन आया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब जैसे ही ऊपर 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 जाती जाएगी तो एक पॉइंट पे आके ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। जैसे ही कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रेस्ट पोजीशन में आई तो उस टाइम पर इसके अंदर से काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो और पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि भैया हमेशा के लिए ऊपर रह जाए, तो ऊपर से देन धीरे धीरे नीचे भी आएगी और नीचे तक आते आते इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ऊपर से ये मोशन में आई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और नीचे तक आते आते कौन सी एनर्जी इसकी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसका हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे। याद है आपको भैया पानी से बिजली बनाना, ठीक है, तो उसे हम देख लेते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे एनर्जी में के अंदर चेंज आता है। यार आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर एक सर्टेन हाइट पर रिजर्वॉयर बना के रखते हैं जिसके अंदर मस्त ऐसे पानी भर देते हैं। ठीक है, अब रिवर से भी पानी ले सकते हैं, लेक से भी पानी ले सकते हैं उसके लिए। ठीक है, देन भाई यहाँ से हम ऐसे पानी को आगे की तरफ फ्लो कराते हैं। यार जब इतनी हाइट से पानी ऐसे गिरेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, सर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सर जब ये इतनी हाइट पे रखा हुआ था तो कौन सी एनर्जी थी, आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जैसे ही ये ऐसे पानी बहता हुआ आया तो यहाँ पर हम रखते हैं टरबाइन। ठीक है, और टरबाइन के ब्लेड ऐसे करके होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे पानी आके टकराया ये ऐसे करके घूमेगी और इसकी शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर की शाफ्ट से, कपल्ड कर देते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये तुम्हारी टरबाइन घूमी ये जनरेटर भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो भैया वो हमारे घरों तक आ गई। क्लियर है? तो अब इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी हमें देखने के लिए मिली है और ट्रांसफॉर्मेशन किस एनर्जी से किस एनर्जी में हुआ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसे। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, सबसे हाईएस्ट थी यहाँ पे, देन वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? देन जनरेटर ने कौन सी एनर्जी बनाई, उसने बनाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिले हैं। ओके, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। बच्चा मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट
इंस्ट्रूमेंट्स का कन्वर्जन डाल दिया है कि जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है तो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्लग लगाते हो, देन आपका जो हीटर है वो आपको हीट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे हमने देखा लाउड स्पीकर, आपने प्लग लगाया देन साउंड आ गई, साउंड एनर्जी। माइक्रोफोन, भाई माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर एनर्जी में लाइट एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमने चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप अच्छे से इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ओके बच्चा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्ट तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे कहता है कि जब भी आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पर जो एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। बस कुछ एनर्जी आपका एनवायरनमेंट में चली जाएगी लेकिन ओवरऑल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। और सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हमारा एनवायरनमेंट में पहले से ही है, बस जस्ट हम उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने यूज़ में ले रहे हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ओके भाई, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती कैसे है। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ठीक, एक बॉल है जो कि हमने हवा में उछाली है, तो सबसे ऊपर आके वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि सम, उन दोनों का सम जो कि यहाँ पे कहा गया है कॉन्स्टेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बॉल थोड़ा नीचे आई, थोड़ा और नीचे आई, थोड़ा और नीचे आई, एंड एट दी लास्ट वो ग्राउंड के आसपास हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मैंने मान लिया, सपोज करो कि भाई जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे थी तो उस टाइम पे उसके अंदर कितनी एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी। कौन सी वाली, पोटेंशियल एनर्जी थी। और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पे क्या होगी, यार रेस्ट है तो भैया मोशन तो बिल्कुल नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी 0। क्लियर। अभी यार जैसे ही थोड़ी सी बॉल आपकी नीचे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हमने चेक किया तो हमें मिली 80 जूल, और नीचे आई तो कम हो गई एनर्जी और 60 जूल, देन 40 जूल, देन 20 जूल, एंड जैसे ही ग्राउंड पे टच होने वाली थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस बचा था, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 जूल। लेकिन क्या जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, सर बिल्कुल हो रही है। तो जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर मोशन ज़्यादा होता जा रहा है, यस, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, अरे सर बिल्कुल इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 40 जूल, यहाँ पर 60 जूल, यहाँ पर 80 जूल, एंड यहाँ पर आते आते हाईएस्ट एनर्जी हाईएस्ट मोशन में होगी तो 100 जूल हो जाएगी। अभी सम देखेंगे कि भैया टोटल एनर्जी कितना आ रहा है उसका सम, तो यहाँ पे 100 जूल आया, यहाँ पर भी 100 जूल आया, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो 100। तो हमने सम के थ्रू क्या देखा कि जो एनर्जी है जब वो पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी कांस्टेंट रही है। और यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बताता है। आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देख के रखना है, विच इज़ सिंपल पेंडुलम। जो आपका पेंडुलम होता है घड़ियों के अंदर, वो भी इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर हमारा ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि वन शॉट वीडियो के थ्रू आपका चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको न्यूमेरिकल भी समझने हैं तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे।